अनुराधा का तो अब रोज का ही रूटीन बन चुका था कि वह रोज शाम को ऑफिस से आकर मंत्री कुंदन महतो, रितेश ठाकुर और धीरेन्द्र पाटिल से जुड़े मामले की अपने आसपास उपलब्ध जानकारी, कॉल डिटेल्स और खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग आदि की सहायता से सारी कड़ियों को जोड़कर पता लगाना कि आखिर धीरेन्द्र पाटिल के पास ऐसी कौन सी संपत्ति है जो वह मंत्री जी को बता रहा था। यदि है तो कितनी है, कहाँ पर है और उसने इसे किस तरह से अर्जित किया होगा। एक दिन अनुराधा ऐसे ही अपने काम से उठकर टेलीविजन चैनल देख रही थी। अचानक उसने टेलीविजन में एक इश्तिहार में देखा कि एक कानपुर की कंपनी जलकेम गंगा नदी की सफाई में प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। सामान्यतः बड़ी कंपनियां अपने वेलफेयर फंड का उपयोग इस तरह के समाज सेवा कार्य में करती है, जिसके फलस्वरूप उस कंपनी की मार्केट गुडविल बढ़ती है और सरकार ऐसी कंपनियों को परोक्ष रूप से काफी रियायत भी देती है। अनुराधा के मन में ऐसे ही यह जानने की उत्सुकता जागी कि कौन सी ऐसी कानपुर की कंपनी है जो गंगा नदी की सफाई पर प्रदेश सरकार का इतना सहयोग कर रही है। इसलिए उसने गूगल पर जलकेम नाम डालकर सर्च किया तो अनुराधा को इस कंपनी का हेड ऑफिस बेल्जियम में दिखा। यह देखकर तो अनुराधा के कान खड़े हो गए। अनुराधा ने इंटरनेट पर जलकेम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर सर्च किया तो उसने पाया कि यह तो बेल्जियम की ही कंपनी है। करीब 14 वर्ष पहले इस कंपनी ने अपनी एक फैक्ट्री कानपुर में डाली थी। अनुराधा की छठी संज्ञा उसे आभास दे रही थी कि जरूर इस फैक्ट्री का कोई कनेक्शन धीरेन्द्र पाटिल या रितेश ठाकुर से होगा, क्योंकि रितेश ठाकुर के पिता तो बेल्जियम में ही रहते हैं। अनुराधा ने दूसरे दिन ही ऑफिस जाकर जलकेम कंपनी के भारत में कारोबार पर जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया। अनुराधा ने पता लगाया कि जलकेम कंपनी पशुओं की हड्डियों से उर्वरक बनाकर भारत में ही बेचने का काम करती है। अनुराधा ने यह भी पता लगा लिया था कि जब जलकेम कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कानपुर में स्थापित की, उस वक्त प्रदेश का उद्योग मंत्री धीरेन्द्र पाटिल ही था। इसलिए उसे यह शक हुआ कि हो न हो धीरेन्द्र पाटिल ने इस कंपनी को उद्योग लगाने की एवज में कुछ कमीशन खाई होगी। पर यदि कमीशन खाई भी होगी तो कितनी, कुछ लाख या कुछ करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। अनुराधा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने जलकेम कंपनी का भारत में टर्नओवर निकाला तो पता चला कि कंपनी प्रति वर्ष लगभग 850 करोड़ का उर्वरक बनाकर बेचती है, यानी कमीशन की राशि निश्चित ही करोड़ों की हो सकती है। अनुराधा ने इस बारे में पूरी जानकारी कमिश्नर सर को दी, पर उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारी कार्यवाही सिर्फ अनुमान पर ही आधारित है। तुम्हारे पास जलकेम और धीरेन्द्र पाटिल के बीच की डील के कोई भी सबूत नहीं है। इस दशा में वह किसी भी कार्यवाही की अनुमति नहीं देंगे। अनुराधा हताश होकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमिश्नर सर उसे न तो धीरेन्द्र पाटिल पर कार्रवाई करने दे रहे हैं और न ही उस जलकेम कंपनी पर कोई एक्शन लेने को कुछ कह रहे हैं। ऐसी दशा में वो करे तो क्या करे। इसी गहमागहमी में पूरा सप्ताह निकल गया। इस रविवार को उसकी एक पूर्व सहपाठी सुनीता किसी निजी कार्य से गाजियाबाद आ रही थी। उसका गाजियाबाद में कोई संबंधी न होने के कारण वह अनुराधा के यहाँ पर ही आ रही थी। अनुराधा भी अपने ऑफिस के कार्य से उब चुकी थी। उसने भी सोचा कि बहुत दिनों बाद उसकी पुरानी दोस्त आ रही है तो इस रविवार को वह कोई और कार्य न करके सुनीता के साथ पूरा रविवार एंजॉय करेगी। रविवार को अनुराधा ने सुनीता को लाने के लिए रेलवे स्टेशन पर कार भिजवा दी थी। सुनीता आते ही बड़ी गर्मजोशी से अनुराधा से गले मिली और उसे कलेक्टर बनने की बधाई दी। अनुराधा के पिता वीरेश्वर मिश्रा और अरविंद के माता पिता का अभिवादन करके सुनीता और अनुराधा अपने कमरे में जाकर गप्पे लड़ाने लग गए। सुनीता एक दवा कंपनी में रिसर्च वैज्ञानिक थी। सुनीता ने बताया कि 2 महीने पहले ही उसकी सगाई संजय शर्मा से हुई है। संजय शर्मा कानपुर में ड्रग इंस्पेक्टर है। सुनीता द्वारा इतना सुनते ही अनुराधा के दिमाग में जलकेम कंपनी के बारे में याद आया। उसने सुनीता से अनुरोध किया कि वह अपने होने वाले पति से बात कराए। पहले तो सुनीता ने मजाक मस्ती में अनुराधा को चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। पर जब अनुराधा ने उसे संक्षिप्त में जलकेम कंपनी की सूचना प्राप्त करने में उसके मंगेतर संजय शर्मा की मदद का आग्रह किया तो सुनीता ने फोन लगा दिया। सुनीता ने अपनी सहेली अनुराधा का परिचय देते हुए अपने मंगेतर संजय शर्मा से बात कराते हुए कहा कि अनुराधा उससे बात करना चाहती है। हल्के फुल्के मजाक के बाद अनुराधा ने संजय शर्मा से मुद्दे पर आते हुए जलकेम कंपनी के बारे में जानकारी मांगी तो संजय शर्मा ने कहा कि वह फैक्ट्री उसके कार्यक्षेत्र में ही आती है।
वह पहले भी उस फैक्ट्री का निरीक्षण कर चुका था। जेलकेम बेल्जियम की कंपनी है जिसके पास भारत में उर्वरक निर्माण करने का वैध लाइसेंस है। अभी 2-3 दिनों में ही वह उस फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए जाने वाला है। यह सुनते ही अनुराधा की आंखों में चमक आ गई। उसने संजय शर्मा से अनुरोध किया कि वह भी उसकी निरीक्षण करने वाली टीम का सदस्य बनकर उस फैक्ट्री में विजिट करना चाहती है। थोड़ा घबराते हुए संजय शर्मा ने उसे इस आश्वासन के बाद कि वह किसी से भी निरीक्षण के दौरान कोई भी प्रश्न नहीं करेगी, उसे अपने साथ जाने वाली टीम का हिस्सा बनाने को तैयार हो गया। अपनी योजना अनुसार अनुराधा 2 दिन बाद कमिश्नर सर से व्यक्तिगत कार्य के नाम पर छुट्टी लेकर ट्रेन से कानपुर आ गई। यहाँ पर उसकी सहेली सुनीता का मंगेतर संजय शर्मा अपनी टीम के साथ जेलकेम में निरीक्षण के लिए तैयार था। उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों से अनुराधा का परिचय एक फार्मासिस्ट के तौर पर कराकर कहा कि उसे फैक्ट्री निरीक्षण का अनुभव लेने के लिए अपनी टीम में शामिल किया गया है। टीम के बाकी सदस्य भला अपने सीनियर्स के सामने क्या सवाल करते, वह सब अनुराधा के साथ जेलकेम फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए चल पड़े। जेलकेम फैक्ट्री कानपुर में गंगा नदी के किनारे लगभग 100 एकड़ के कैंपस में फैली हुई थी। यह एक अत्याधुनिक फैक्ट्री थी। बिना परमिशन के तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। क्योंकि संजय शर्मा पहले भी उस फैक्ट्री में आ चुका था, इसलिए उसे देखते ही वहाँ स्थित सिक्योरिटी स्टाफ में फैक्ट्री जनरल मैनेजर प्रवीण खत्री को फोन कर दिया। संजय शर्मा को अपना परिचय देने के पूर्व ही उसके मोबाइल पर प्रवीण खत्री का फोन आ गया। उसने घबराकर पूछा कि आप लोग अचानक आ गए हैं। यदि उसे पहले सूचित करते तो जेलकेम कंपनी उनके स्वागत में स्वयं अपनी गाड़ी भेज देती। इस पर संजय शर्मा ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह अपनी रूटीन विजिट के लिए ही इस फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए आया है। इसके अलावा उसे यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। संजय शर्मा की बात से आश्वस्त होकर जनरल मैनेजर प्रवीण खत्री ने संजय शर्मा और उसके साथ आए सभी सदस्यों के लिए फैक्ट्री गेट एंट्री पास जारी करने का आदेश दिया। अंदर आते ही जेलकेम कंपनी की रिसेप्शन टीम ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और जलपान कराने स्वागत कक्ष ले गए। अनुराधा ने महसूस किया कि फैक्ट्री मैनेजर सहित सारा स्टाफ इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से आवभगत के नाम पर संजय शर्मा के साथ आई हुई टीम का वक्त खराब कराकर उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटा दिया जाए। परंतु संजय शर्मा के पावर को देखते हुए वह लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संजय शर्मा ने प्रवीण खत्री को किनारे में ले जाकर कहा कि वह अपनी साली अनुराधा को फैक्ट्री दिखाने के लिए लाया है। उसने अभी अभी बी फार्मा किया है और आपकी फैक्ट्री का बहुत नाम सुना है, इसलिए उसे मैं यहाँ ले आया। उसकी बात सुनकर प्रवीण खत्री हंसकर बोला, भाई ऐसा कहो ना, मैं तो फालतू में टेंशन पाल कर बैठ गया था कि पता नहीं आप किस चीज का निरीक्षण करने आए हो और हम कोई तैयारी भी नहीं कर सके। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, फिर भला अपनी नई नवेली साली कोई कैसे टाल सकता है। कहकर प्रवीण खत्री जोरदार ठाका लगाते हुए अपने स्टाफ को अनुराधा और संजय शर्मा को फैक्ट्री दिखाने का निर्देश देकर चला गया। उसकी बात पर अनुराधा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। और वैसे भी ऐसी सहज और तनाव रहित स्थिति में उसे ही निरीक्षण करने में ज्यादा आसानी पड़ेगी। संजय शर्मा भी प्रवीण खत्री की बात से असहज था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर साली आधी घरवाली टाइप चालू भाषा में बात करेगा। खैर, उस फैक्ट्री के 2 ट्रेंड स्टाफ उसे और संजय शर्मा को लेकर फैक्ट्री का निरीक्षण कराने लगे। उनमें से एक कर्मचारी रटे रटाए टेप की तरह चालू हो गया। मैडम, यह फैक्ट्री विश्व के सभी सर्वोच्च क्वालिटी मानकों को पूरा करती है। 15 वर्ष पूर्व जब कानपुर में हमारी कंपनी नहीं शुरू हुई थी, यहाँ के लोग इस पवित्र गंगा नदी में जानवरों की हड्डियाँ डाल देते थे। हमने उनसे ये हड्डियाँ खरीदकर इसका उर्वरक बनाने का काम प्रारंभ किया। इससे उन्हें जानवरों के उस फालतू कचरे से भी पैसा मिलने लगा और गंगा मैया भी साफ रहने लगी। अनुराधा ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, पर यहाँ पर इतनी जानवरों की हड्डियाँ आती कहाँ से है? अनुराधा की इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए फैक्ट्री स्टाफ के दोनों कर्मचारी अनुराधा की ओर देखने लगे। उनमें से एक बोला, अरे आप इतना भी नहीं जानती क्या? कानपुर के चमड़ा उद्योग तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट और पर्स बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। पहले यहाँ के लोग मरे हुए गाय, भैंस आदि का चमड़ा निकालकर उनकी हड्डियां नदी में फेंक देते थे। हम उन्हीं हड्डियों को लेकर खाद बनाते हैं। अनुराधा ने फिर पूछा, पर इतनी ज्यादा चमड़े की फैक्ट्री के लिए रोज तो मरे हुए गाय भैंस मिलते नहीं होंगे, फिर? अनुराधा के इस सवाल पर वह कर्मचारी बोला,
अब क्या बताऊं मैं इस बारे में। इन लोगों का लालच तो इतना बढ़ गया है कि ये चमड़े के लालच में बूढ़े बीमार गाय भैंस को सस्ते में आसपास के प्रदेशों से खरीद लाते हैं और उनका मांस बाजार में बेच देते हैं चमड़ा फैक्ट्री को, और हड्डियां हमारी कंपनी को बेच देते हैं। गंगा मैया इनके अपराध को कभी माफ नहीं करेगी, कहकर वह कर्मचारी भावुक हो गया। अनुराधा को याद आया कि हाल ही में अरविंद ने मथुरा में एक अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरोह पकड़ा था। हो सकता है उसके तार यहाँ तक भी जुड़े हों। तभी जलकेम के स्टाफ का दूसरा कर्मचारी बात को घुमाते हुए बोला, ये देखिए मैडम, यहाँ हमारा कलेक्शन सेंटर है। उस जगह पर बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर पशुओं की ताजा हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। अनुराधा को उस विभत्स दृश्य को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, परंतु अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वह उन स्टाफ मेंबर के पीछे पीछे चल दी। वह कर्मचारी बोला, देखिए यह वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर एक बेल्ट की मदद से कलेक्शन सेंटर में लाई गई सारी हड्डियों को इस वॉशिंग एरिया में पानी की तेज प्रेशर में धोकर एक गर्म पानी की बहुत बड़ी हौद में डाल दिया जाता है। 2 दिनों तक इसमें हड्डियां पड़ी रहने से इनके ऊपर का जिलेटिन आसानी से निकल जाता है और फिर हड्डियों के ड्राई होने पर क्रशर में डालकर चूरा कर देते हैं। वहां से दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम का समुचित मिश्रण बनाकर NPK खाद बना देते हैं। वह कर्मचारी अपनी बात पूरी करके अनुराधा की ओर देखने लगा कि यदि कोई और सवाल हो तो पूछ सकती हैं। अनुराधा ने पूछा कि फिर उस जेलेटिन का क्या करते हो? इस पर दोनों स्टाफ सख्ते में आ गए और बोले, अरे मैडम, हमें उसके बारे में बताने की परमिशन नहीं है। उन दोनों के जवाब से संजय शर्मा भी चौंक गया, पर उसने बात घुमाते हुए पूछा, अच्छा, यह पानी की निकासी कहाँ होती है? वह दोनों कर्मचारी भयभीत होकर बोले, सर, बेहतर होगा कि यह सवाल आप हमारे जनरल मैनेजर साहब से ही पूछे। इसका जवाब दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अनुराधा और संजय शर्मा ने उनको आश्वासन दिया कि वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे और जल्द ही निरीक्षण समाप्त करके अपनी टीम के साथ बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद संजय शर्मा ने अपनी टीम के एक सदस्य को भेजकर उस फैक्ट्री के जल निकासी नाले से जो भी पानी गंगा नदी में जाकर मिलता है उसका सैंपल लाने को भेज दिया। बाद में संजय शर्मा ने अनुराधा को कहा कि आपका शक सही है, इस फैक्ट्री में जरूर दाल में कुछ काला है। इन लोगों ने सिर्फ उर्वरक के निर्माण व निर्यात का ही लाइसेंस लिया है, परंतु जिलेटिन के उत्पाद व निर्यात का कभी भी कोई लाइसेंस नहीं लिया। फिर इतनी ज्यादा मात्रा में जो जिलेटिन इनके पास इकट्ठा होता है उसे ये लोग कहीं तो बेचते होंगे, वह भी बिना अनुमति के और बिना किसी प्रोडक्शन शुल्क, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दिए। करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का घोटाला होगा ये तो। संजय ने आगे बोलते हुए कहा कि अनुराधा जी, शायद आप नहीं जानती, ये जेलेटिन दवा कंपनी द्वारा कैप्सूल के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा जेलेटिन को फूड प्रोसेसिंग में भी उपयोग होता है। इसके कई प्रकार के ग्रेड हैं, जिसके हिसाब से जेलेटिन की कीमत तय होती है। फिर भी सामान्यतः 1000 रुपए प्रति किलो के आसपास इसका मार्केट वैल्यू तो होगा ही। अनुराधा सोच रही थी कि अब किस तरह से आगे की योजना बनाकर इस जलकेम फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाए। संजय शर्मा ने कहा कि वह जल निकासी द्वार पर लिए गए निष्कासित जल के नमूने की जांच की रिपोर्ट आने के बाद जल प्रदूषण विभाग को भी इस बारे में सूचित कर सकता है, परंतु फैक्ट्री पर सीधी कार्रवाई करने का उसे अधिकार नहीं है। पर यदि अनुराधा गृह मंत्रालय की मदद से कोई आदेश निकलवा सके तो ही कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है। अनुराधा कानपुर में व्यक्तिगत कार्य के नाम पर छुट्टी लेकर आई थी, इसलिए उसने जलकेम फैक्ट्री की विजिट से संबंधित कोई भी बात कमिश्नर सर को बताना उचित नहीं समझा। वापस गाजियाबाद लौटते वक्त ट्रेन की गति से भी ज्यादा तेज अनुराधा के विचारों की गति चल रही थी। वह आगे की प्लानिंग के बारे में सोचते हुए जा रही थी। उसे अपने बनाए हुए ब्लूप्रिंट में कुछ कड़ियां अब जुड़ती हुई सी लग रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।